बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मीनिंग्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के मीनिंग्स क्या हैं। बेसिकली जो करिकुलम जो है वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव एक लफ्ज करेरे के जो है उससे ड्राइव किया गया है। अब ये करेरे का मतलब क्या होता था? रेस कोर्स। अब होता क्या था कि इटली के अंदर एक जो यूरोप है या इटली है उसके अंदर रेस हुआ करती थी, मैराथन रेस हुआ करती थी। तो वो जो मैराथन रेस होती थी, वो जिस रास्ते पे मैराथन रेस होती थी उस रास्ते को कहते थे करिकरे, या उस रास्ते को जब करिकरे कहते थे, लेटर ऑन इसी टर्म को एजुकेशन की फील्ड में एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। उस यानी कि वो जो मैराथन रेस वाला कॉन्सेप्ट था उसी से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। तो जब इसको हम एजुकेशन फील्ड के अंदर हमने यूज करना शुरू किया इस टर्म को, तो हमने इसका नाम रख दिया करिकुलम। इसका नाम रख दिया करिकुलम को। हम उर्दू में निसाब कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको सॉरी अरबी में इसको हम मिनहाज कहते हैं। तो पीपीएससी के अंदर एक ये भी क्वेश्चन आता होता है कि करिकुलम को अरबी में क्या कहा जाता है। तो करिकुलम को अरबी में मिनहाज कहा जाता है। और मिनहाज का मतलब होता है कि एक ऐसा रास्ता जिस पे हम चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो मीनिंग ऑफ करिकुलम हमने देख लिया। सबसे पहले हमने इसके टर्मिनोलॉजिकल जो एस्पेक्ट था वो देखा कि ये करिकुले एक टर्म थी, लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें से एक टर्म है, वहां से ड्राइव किया गया है। और इसका मतलब है रेस कोर्स, जहां पर वो एक ऐसा रास्ता जहां पर रेस होती थी उसको हम कहते थे। तो अकॉर्डिंगली अ करिकुलम इज द इंस्ट्रक्शनल एंड द एजुकेटिव प्रोग्राम बाय फॉलोइंग विद द पीपल्स अचीव देयर गोल्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ लाइफ। निसाब क्या है? निसाब एक ऐसा रास्ता है जिस पे चलकर जो बच्चे होते हैं वो अपने जो तालीमी मकासद हैं, ये जो प्री डिटरमिन्ड एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका तयन हम पहले से कर चुके होते हैं, उन एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑब्टेन करते हैं, उनको अचीव करते हैं। इट इज करिकुलम through which the general aims of school education receive concrete expression। कि हमारी करिकुलम ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए, निसाब के जरिए ही हमारे जो एजुकेशनल गोल्स होते हैं या हमारे जो एम्स, स्कूल एजुकेशन के हमारे एम्स होते हैं, हम उनको अमली जामा पहनाते हैं, हम उनको प्रैक्टिकली अचीव करते हैं। तो मीनिंग ऑफ करिकुलम के बाद हम लोग देख लेते हैं देयर आर टू मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ करिकुलम। द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम एंड द अदर वन इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। तो एक जो निसाब का जो कॉन्सेप्ट है जो जमाना कदीम में था, और एक जो निसाब का कॉन्सेप्ट है जो जमाना जदीद यानी कि कंटेम्परेरी लाइफ के अंदर, कंटेम्परेरी एज के अंदर जो करिकुलम का कॉन्सेप्ट है उसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम कहते हैं, या कंटेम्परेरी कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम भी कहते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि निसाब में सिर्फ वो चीजें शामिल हों जिनका ताल्लुक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ हो, यानी कि किताबों के साथ हो। सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें कि जिनका ताल्लुक सब्जेक्ट्स के साथ हो जो हमने निसाब में पढ़नी है, लर्निंग एक्टिविटीज के साथ हो, एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ हो। तो सिर्फ करिकुलम के अंदर वही चीजें शामिल हैं। द ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सब्जेक्ट सेंटर्ड, कंटेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सिर्फ और सिर्फ जो तालीमी सरगर्मियां हैं जो इंसान की जहनी नशोनुमा कर रही हैं वही क्या होती हैं, यानी कि किताबें जो हैं या जो टेस्ट हैं या इस किस्म की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ निसाब का हिस्सा होती हैं। On contrary to when we talk about the modern concept of curriculum or when we talk about the contemporary concept of curriculum, तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है? ये कहता है जी, ना सिर्फ किताबें, किताबों के अलावा जो कुछ भी बच्चा स्कूल के अंदर करता है या स्कूल की इंतजामिया के जेरे साया करता है, वो सारे का सारा क्या है? वो सारे का सारा निसाब ही है। तो निसाब के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाएंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आ जाती हैं कि हम निसाबी या गैर निसाबी जिनको कहते हैं, और निसाबी सरगर्मियां भी आ जाती हैं। यानी कि अब जो स्पोर्ट्स होते हैं वो भी क्या है? वो करिकुलम का हिस्सा हैं।
इसी तरह जो क्विज कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, या और इस तरह के जो कंपटीशन होते हैं, वो भी किसका हिस्सा है? वो भी निसाब का हिस्सा है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाले कहते हैं सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही निसाब नहीं है, बल्कि निसाब के अंदर क्या चीज है, ये अगर हम निसाब को डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये कहते हैं करिकुलम इज अ टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर हेल्ड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल, लेकिन ये कंडीशन लगाते हैं, बट इन द सुपरविजन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और क्लास स्कूल टीचर, कि ऐसी तमाम सरगर्मियां जो क्लास के बाहर, क्लास के अंदर, स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर सरंजाम दी जाएं, लेकिन उन सरगर्मियों की जो निगरानी है या उन सरगर्मियों की जो सुपरविजन है, वो सुपरविजन कौन कर रहा हो? वो सुपरविजन कर रहा हो स्कूल टीचर या स्कूल की इंतजामिया। अब जब हम लोग 5वीं 6ठी क्लास में होते थे तो चूंकि वी वर स्टडीड इन अ पब्लिक सेक्टर स्कूल, तो हमारा जो गवर्नमेंट का स्कूल होता था, तो हमारे जो टीचर होते थे 5वीं 6ठी में जब हम पढ़ते थे, तो उन्होंने साल में एक दिन हमें पूरे स्कूल को बाहर निकालना होता था और हमें हमसे पूरे स्कूल, पूरे शहर के जो गंद पड़ा होता था, कागज बिखरे होते थे, छापड़ पड़े होते थे, वो सारा हमसे कचरा उठवाते थे। तो उसमें हमारे जो टीचर थे वो भी साथ हमारे इन्वॉल्व होते थे, तो हमें पूरे शहर में वो घुमाते थे और जो गलियों में कचरा पड़ा होता था, हम वो कचरा उठा रहे होते हैं, साथ हमारे टीचर लगे होते थे। तो डेट वाज आल्सो अ टाइप ऑफ करिकुलम। वो वाली जो एक्टिविटी थी वो भी एक निसाब का हिस्सा थी। क्यों निसाब का हिस्सा थी? क्योंकि उसमें हमारे टीचर साथ हमारे ऐड थे और हर क्लास टीचर अपनी क्लास को लेके वो कचरा उठा रहा होता था। तो वो एक सफाई का एलिमेंट हमें सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने अपने इस सिटी को, अपने इस मोहल्ले को जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसको हमने साफ करना है। तो ये होता था जी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। या जो स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, अगर उसके अंदर टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी करिकुलम का हिस्सा है। अगर कोई क्विज कंपटीशन होता है या इस किस्म का कोई और भी कंपटीशन होता है, टीचर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि किस्सा मुख्तसर कोई भी एक्टिविटी जो स्कूल के अंदर हो रही है, अगर उसके अंदर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम करिकुलम कहते हैं आजकल के दौर में। So modern education is the combination of two dynamic processes. The one is the process of individual development, curricular activities, and the other is process of socialization, extracurricular activities, which is commonly known as adjustment with the social environment. कि निसाब ना सिर्फ हमें ये सिखा रहा होता है कि हमने अपनी इंफरादी जिंदगी कैसे गुजारनी है, बच्चे की इंफरादी नशोनुमा हो रही है, बल्कि हमारी समाजी नशोनुमा भी हो रही होती है निसाब के जरिए। जी, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी, is there any question? Okay, तो करिकुलम इन द आईज ऑफ एक्सपर्ट, समटाइम करिकुलम में जो सवाल आता है वो ये आता है कि एक डेफिनेशन दी जाती है और डेफिनेशन पूछी जाती है कैसे, ये किस बंदे की डेफिनेशन है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने जहन में रख के जानी है कि डेवी क्या कह रहा है, जॉन ड्यूई क्या कह रहा है। करिकुलम इज द कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें पता है करे जो ड्यूई है वो क्या करता है, वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात करता है, वो तंजीमी नौ और तामीर नौ की बात करता है। क्रेसवेल एंड कैम्पल क्या कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। तो टेलर क्या कहता है, जो मशहूर डेफिनेशन है वो कर की डेफिनेशन अमूमन पूछी जाती है, टेलर की पूछी जाती है, या फिर हालदा ताबा की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो इन डेफिनेशंस को आपने, ये वो डेफिनेशंस हैं जो कभी ना कभी पूछी गई हैं। टेलर क्या कहता है, ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्लान टू अटेन द एजुकेशनल गोल्स डायरेक्टेड बाय द स्कूल। इसी तरह हल्दा ताबा क्या कहती है, हल्दा ताबा कहती है करिकुलम इज यूजुअली अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स एम्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, प्रोग्राम ऑफ एवेल्युएशन ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। तो वेलर क्या कह रहा है, प्लान एक्सपीरियंसेस अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल। जॉनसन क्या कहता है, स्ट्रक्चर्ड सीरीज ऑफ लर्निंग आउटकम है। कर क्या कहता है, लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान्ड बाय द स्कूल फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल।
इसी तरह लेविस क्या कहता है, प्लान फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ब्लॉक क्या कहता है, प्रिस्क्राइब बॉडी ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स बाय विच इट might be communicated। एलिस क्या कहता है, how things are happen in real classroom। रैगन क्या कहता है, all experiences of the child for which the school is responsible। यहाँ पर एक उसकी स्मिथ की आती है, स्मिथ कहता है जी रिटन प्लान। ये भी डेफिनेशन अमूमन पूछी जाती है कि करिकुलम इज अ रिटन प्लान। ये एमसीक्यूज, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज आता है। तो करिकुलम इज अ रिटन प्लान, ये स्मिथ ने कहा था, ये आपने याद रखना है। तो और यहाँ पर हल्दा ताबा की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, हल्दा ताबा की डेफिनेशन में सम टाइम वो ये लिख देता है टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज, या टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज का लफ्ज यूज करता है। तो नाउ वी हैव सम कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग करिकुलम। तो रिगार्डिंग करिकुलम हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हम अमूमन अल्फाज सुनते हैं, हम करिकुलम का लफ्ज सुनते हैं, हम स्कीम ऑफ स्टडी का लफ्ज सुनते हैं, हम कोर्स का लफ्ज सुनते हैं, हम साइलेबस का लफ्ज सुनते हैं, टेक्स्ट बुक का लफ्ज सुनते हैं। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम एज अ सिनोनिम यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे हैं। हमने आज तक यही समझा कि जो किताबें होती हैं वही निसाब होता है। हम, या जो हमारा निसाब है, हम निसाब को ही सिलेबस कहते हैं, या हमारा जो सिलेबस है ये निसाब को, उसी को हम अपना कोर्स कहते हैं। तो ऑल दीज टर्म्स आर डिफरेंट विद ईच अदर। करिकुलम कुछ और है, स्कीम ऑफ स्टडी कुछ और है, सिलेबस कुछ और है, इसी तरह टेक्स्ट बुक कुछ और है, कंटेंट कुछ और है। ये सारी टर्म्स क्या हैं, ये सेपरेट हैं। तो इम्पोर्टेंट साइमा, अभी हमने वो सिर्फ ये थोड़ा सा किया है, जो करिकुलम के कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट किया है। ओल्ड कॉन्सेप्ट में सिर्फ कहते थे एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कहते हैं करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों शामिल होती हैं। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस पर आपने गौर खुद करना है कि किस बंदे की क्या डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कुछ टर्म्स हैं जो हम अमूमन यूज करते हैं। निसाब, जिस तरह करिकुलम है, स्कीम ऑफ स्टडी है, साइलेबस है, कोर्स है, टेक्स्ट बुक है, ये सारी टर्म्स हम इनको एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। एक की जगह पे दूसरा, दूसरे की जगह पे पहला, पहले की जगह पे तीसरा, तीसरे की जगह पे चौथा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज हमने देखना है कि इनमें फर्क क्या होता है। तो करिकुलम क्या है? करिकुलम से मुराद ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर हम सरंजाम दे रहे हैं, लेकिन टीचर्स की जेर निगरानी, उसको हम क्या कह देते हैं? करिकुलम। यानी कि ऐसे तमाम एक्सपीरियंसेस या ऐसे तमाम एक्टिविटीज या ऐसे तमाम काम जो स्कूल इंतजामिया की जेर निगरानी होते हैं, स्कूल के अंदर हों या स्कूल के बाहर हों, उसको हम क्या कह देते हैं? निसाब कह देते हैं। करिकुलम के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज शामिल होती हैं और करिकुलर एक्टिविटीज शामिल होती हैं। आप आ जाते हैं स्कीम ऑफ स्टडी की तरफ। स्कीम ऑफ स्टडी से क्या मुराद है? हमने किसी भी प्रोग्राम के अंदर डिग्री लेनी है। आप सब लोग माशाल्लाह यहाँ पे किसी ने एम एजुकेशन किया होगा या किसी ने एमएड किया होगा, या आप किसी भी डिग्री के अंदर दाखिला लेते हैं। तो आपने अगर एम एजुकेशन किया है या एमएड किया है, तो उस एम एजुकेशन के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, तो वो जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी, जब उसकी ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम स्कीम ऑफ स्टडी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक एम एजुकेशन की, आपने ये डिसाइड किया जाता है स्कीम ऑफ स्टडी में कि एम एजुकेशन में टोटल सब्जेक्ट्स बच्चों को कितने पढ़ाने हैं। हम कह देते हैं जी हमने बच्चों को 21 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। फिर हम कह देते हैं जी पहले सेमेस्टर में इस स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक हमने 21 सब्जेक्ट्स कितने सेमेस्टर्स में पढ़ाना है। तो उस स्कीम ऑफ स्टडी में मेंशन किया जाता है जी हमने 4 सेमेस्टर में पढ़ाना है। फिर कहते हैं जी फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और कितने पढ़ाने हैं, सेकंड में कौन से पढ़ाने हैं और कितने पढ़ाने हैं, थर्ड में कौन से और कितने पढ़ाने हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हमने क्या क्या काम करवाना है। तो इसको हम क्या देते हैं? स्कीम ऑफ स्टडी के। जो हमने बच्चों को स्टडी करवानी है इन अ पर्टिकुलर डिग्री, एक मखसूस डिग्री के अंदर जो कुछ हमने बच्चों को पढ़ाना है, जब उसका हम ब्रेकअप करते हैं, जब उसकी हम एक स्कीम बनाते हैं कि कैसे पढ़ाना है, भाई ये किताबें हमने बच्चों को कैसे पढ़ानी है और कौन सी हमने एम एजुकेशन में कौन सी किताबें पढ़ानी है, एमफिल एजुकेशन में कौन सी किताबें पढ़ानी है, एमएड में या बीएड में या एमएससी जूलॉजी में या केमिस्ट्री में हमने किस डिग्री के अंदर कौन सी किताबें पढ़ानी है। जब इसको एक स्कीम की फॉर्म में लेके आ जाता है, जब इस चीज की एक स्कीम बनाई जाती है,
तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम स्कीम ऑफ स्टडी कह देते हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट इंक्लूड इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। एमए एजुकेशन, मिसाल के तौर पे एमए एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब्जेक्ट्स सच एज करिकुलम, रिसर्च इन एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एटसेट्रा। तो ये एमए एजुकेशन की हमने यहाँ पे मिसाल ली है कि एमए एजुकेशन के अंदर हम ये वाले सब्जेक्ट्स बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम स्कीम ऑफ स्टडी कह देंगे। तो स्कीम ऑफ स्टडी के बाद हमारे पास क्या चीज है जी, वो हम देख लेते हैं। स्कीम ऑफ स्टडी के बाद हमारे पास साइलेबस है। साइलेबस क्या होता है, साइलेबस से मुराद होता है जी लिस्ट ऑफ टॉपिक, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और लिस्ट ऑफ सब टॉपिक्स के उन्वानात की जो फहरिस्त होती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम साइलेबस कह देते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी किताब परचेज करते हैं तो उसका जो कंटेंट पेज होता है, जिस कंटेंट पेज में टॉपिक्स या सब टॉपिक्स की लिस्ट बनी होती है, वो क्या होता है, वो साइलेबस होता है। यानी कि जो आप यूनिवर्सिटी की जो आउटलाइंस आपने पढ़ी हैं, उन आउटलाइंस को क्या कहेंगे, उसमें जस्ट टॉपिक की लिस्ट होती है ना, कोई डिटेल नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं लिखी होती, जस्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक। उसके अंदर सब हेडिंग्स भी होती हैं, सब टॉपिक भी होते हैं, मेन टॉपिक भी होते हैं, और कुछ जगहों पे सब टॉपिक भी हो सकते हैं। तो साइलेबस क्या है, साइलेबस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक। इसको हम आउटलाइन भी कहते हैं। साइलेबस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो एग्जांपल दे रहा है जी, एग्जांपल कोर्स आउटलाइन की है इसकी। तो अब कोर्स क्या है, अमूमन हम कोर्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चंस देखेंगे कि लोग कोर्स को बड़ा अजीबोगरीब तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। तो कोर्स क्या है, हमने पढ़ लिया जी निसाब, निसाब के अंदर हम रख लेते हैं जी ये वाले एक्सपीरियंसेस, हम बच्चे को क्या क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। निसाब के अंदर पर्टिकुलरली हम गोल सेटिंग करते हैं। तो निसाब के अंदर जब हमने गोल सेटिंग कर ली, तो उस गोल सेटिंग को देखते हुए हमने क्या बनाना है, हमने स्कीम ऑफ स्टडी बनाई। स्कीम ऑफ स्टडी के स्कीम ऑफ स्टडी बनाई। स्कीम ऑफ स्टडी में जो किताबें हैं, ये जो सब्जेक्ट हमने रखे हैं, उनका हमने करिकुलम डिजाइन किया, एक्सपीरियंसेस रख लिए, हमने बच्चों को ये काम करवाने हैं। तो उन कामों को देखते हुए हमने अपना साइलेबस डिफाइन किया कि हमने एक चीज बच्चे साइलेबस में हमने निसाब में रखा है, बच्चे को होनेस्टी सिखानी है। तो अब हमने होनेस्टी कैसे सिखानी है, शेख अब्दुल कादर जिलानी की कहानी के जरिए सुनानी है, या हमने लकड़हारे की कहानी के जरिए होनेस्टी सिखानी है। तो जो मेन टॉपिक होगा जिसके जरिए सिखानी है, वो टॉपिक हम साइलेबस के अंदर रख देंगे। तो हर साइलेबस के अंदर हमारे पास हर किताब के अंदर 5-6 चैप्टर तो होते हैं कम से कम, और हर चैप्टर के अंदर फर्दर टॉपिक्स भी होते हैं। तो कोर्स क्या होता है, कोर्स इज अ पैटर्न। कोर्स क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीकाकार, ये सिस्टमैटिक पैटर्न है, जिस पैटर्न या जिस ऑर्गेनाइज्ड वे के जरिए आपने बच्चों को वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना है। पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, दूसरे नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, तीसरे नंबर पे कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, चौथे पांचवें छठे पे कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। आपने एकेडमिक सेशन के फर्स्ट वीक में क्या क्या काम करवाना है, सेकंड वीक में क्या क्या काम करवाना है, फोर्थ वीक में क्या करवाना है। आपका पेपर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में से एवेल्युएशन कितने हिस्से की होगी, सेकंड में चैप्टर में से किस किस्म की एवेल्युएशन होगी, थर्ड में किस किस्म की एवेल्युएशन होगी। जो एक सिस्टमैटिक तरीकाकार होता है, जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस पैटर्न के जरिए, जिस तरीकाकार के जरिए आपने वो किताब पढ़ानी है, वो साइलेबस बच्चों को पढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड कोर्स। उसको हम कोर्स कहेंगे। कोर्स इज अ पैटर्न और सिस्टमैटिक वे to learn the content. It usually include the sequence, organization and proportion according to the टॉपिक सिग्निफिकेंस के। हम जो अहमियत, टॉपिक की अहमियत की हवाले से देखेंगे कि इस टॉपिक को हमें बच्चों को कब पढ़ाना है। तो टेक्स्ट बुक क्या आ जाती है, साइलेबस में हमने पढ़ा था, साइलेबस के अंदर हमने क्या किया, जस्ट लिस्ट ऑफ टॉपिक रखा। तो जो हमने लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाई साइलेबस के अंदर, उसकी जब हम डिटेल लिखेंगे, उन टॉपिक्स की को हम ब्रीफली जब एक्सप्लेन करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, तो वो हम किस में करेंगे, टेक्स्ट बुक में करेंगे। टेक्स्ट बुक क्या होती है, बेसिकली एक टेक्सचुअल मटेरियल होता है जो इलस्ट्रेट कर रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो टेक्सचुअल मटेरियल अबाउट योर साइलेबस,
कि आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स मौजूद हैं उन टॉपिक्स की जब हम इलस्ट्रेशन कर देंगे या उन टॉपिक्स को जब हम डिस्क्राइब कर देंगे या एक्सप्लेन कर देंगे, उन टॉपिक्स की जो एक्सप्लेनेशन होगी उन पूरे के पूरे सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक्स हैं उन तमाम टॉपिक्स की जो एक्सप्लेनेशन होती है, जब हम उसको इकट्ठा कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम टेक्स्ट बुक कह देते हैं। written or textual material that provides the brief details about topics according to the course। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स को हम कंटेंट भी कह रहे हैं, जो टॉपिक्स है फर्दर उन टॉपिक्स को हम कंटेंट भी कह रहे होते हैं। तो टीचिंग क्या होती है, टीचिंग क्या है, टीचिंग आपकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है विद योर स्टूडेंट्स, यानी कि ये टू वे इंटरेक्शन है, जिस टू वे इंटरेक्शन के जरिए स्टूडेंट और जो टीचर होते हैं वो अपनी जो इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, जो उनके पास नॉलेज होता है, वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं और अपना नॉलेज स्टूडेंट्स तक इम्पार्ट करते हैं। जबकि जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का जो ताल्लुक होता है वो पर्टिकुलर स्किल के साथ होता है। जब हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर स्किल सिखा रहे होते हैं तो उस वक्त हम जिस तरीके से सिखा रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं पर्टिकुलर स्किल सिखाने को, ये सीखने को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का ताल्लुक किसी स्पेसिफिक स्किल के साथ होता है। टीचिंग इज रिलेटेड टू इम्पार्टिंग ओवरऑल इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड कंटेंट्स। इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द डायरेक्शंस टू लर्न एज अ स्पेसिफिक स्किल। जी, यहाँ तक अगर आपका कुछ सवाल है, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी, कोर्स आ जाता है जी। सिलेबस जो होता है ना, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हमारे पास होती है, जो आउटलाइन होती है, या जो हमारे चैप्टर्स की लिस्ट है कि उन चैप्टर्स को कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर कब पढ़ाना है, कौन सा कब पढ़ाना है, और पहले हफ्ते में कितना पढ़ाना है, दूसरे हफ्ते में कितना पढ़ाना है, इनके जो उस सिलेबस को पढ़ाने का तरीकाकार है, उस सिलेबस को पढ़ाने का जो अंदाज है, जो पैटर्न है, जो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कोर्स कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? ये किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी, कोई सवाल है तो वो सवाल करें प्लीज। ओके, नेक्स्ट आगे जी हमारे पास करिकुलम एज कंटेंट। करिकुलम एज कंटेंट से क्या मुराद है? करिकुलम इज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट दैट टीचर शुड डिलीवर इन क्लास। के करिकुलम एज कंटेंट हम कब कहेंगे? उस वक्त कहेंगे कि करिकुलम क्या होता है, ये एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है आपकी कंटेंट की। कंटेंट से मुराद क्या है? कंटेंट से मुराद टॉपिक है, और वो टॉपिक जो एक टीचर जो होता है वो स्कूल में या क्लास में पढ़ा रहा होता है। करिकुलम एज एक्सपीरियंस क्या है? टीचर ना सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहा होता है बल्कि वो एक्टिविटीज भी करवा रहा होता है। करिकुलम इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग गोल थ्रू स्कूल एजुकेशन। इसी तरह करिकुलम, इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है आपका? द करिकुलम अम्ब्रेला टर्म है जैनब। करिकुलम के अंदर सिलेबस आता है, सिलेबस के अंदर आपका कोर्स आता है, कोर्स के बाद फिर आपकी टेक्स्ट बुक आती है। तो curriculum as framework क्या है? detailed and rigid content based curriculum that describes overall aims, goals and objectives of subjects और teaching learning process के ऐसा निसाब जिसके अंदर हमारे डिटेल्स, गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स हों, उसको हम कहते हैं करिकुलम का फ्रेमवर्क, या करिकुलम एज फ्रेमवर्क कह रहे होते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे जी। टाइप्स ऑफ करिकुलम बाय नेचर। अब हम टाइप्स ऑफ करिकुलम बाय नेचर कर रहे हैं। नेचर के लिहाज से करिकुलम की जो एग्जाम है उनको देख लेते हैं। आउटकम बेस्ड करिकुलम क्या है जी? करिकुलम दैट फोकस ऑन टू व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न इन द रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। के आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो एक टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है उसके बाद जो कुछ बच्चे सीखते हैं उसको हम कहते हैं आउटकम बेस्ड करिकुलम कहते हैं। स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम क्या होता है? हमने निसाब के पहले से
स्टैंडर्ड्स का तायुन कर लिया होता है कि इन स्टैंडर्ड्स को हमने अचीव करना है। एडवांस फॉर्म ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम भी इसको कहते हैं। बिसाइड्स द लर्निंग आउटकम इट आल्सो इंक्लूड द बेंचमार्क और स्टैंडर्ड्स फॉर आउटकम्स, के आउटकम्स के लिए भी वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है कि आपका जो आपने बच्चों की लर्निंग हुई है अगर इस लेवल तक हुई है तो फिर सही है, अगर इस लेवल तक नहीं हुई तो इसको भाई इस लेवल तक लेके आओ। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड करिकुलम कहते हैं। आइडियोलॉजिकल करिकुलम क्या है? आइडियोलॉजिकल करिकुलम से मुराद है कि ऐसा करिकुलम जो आपकी कल्चर या आपकी जो सोसाइटी होती है उसकी जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक, उस सोसाइटी की जो कोर वैल्यूज हैं उसके मुताबिक जो करिकुलम होता है उसको आइडियोलॉजिकल करिकुलम कहते हैं। करिकुलम फोकस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट कंसिडर्ड एज आइडियल करिकुलम एंड डेवलप्ड बाय द टीचर्स एंड स्कॉलर्स। और आइडियोलॉजिकल करिकुलम कौन बनाता है? टीचर्स और स्कॉलर डेवलप करते हैं। फॉर्मल करिकुलम क्या आता है? फॉर्मल करिकुलम जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, जो स्टेट की एजेंसीज हैं या जो हमारे गवर्नमेंट के महकमे हैं, वो वाला जो करिकुलम, वो लोग जो करिकुलम बनाएंगे, जो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, जब वो निसाब साजी करेंगे तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल करिकुलम। करिकुलम दैट ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय एजुकेशनल बोर्ड्स एंड स्टेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड सैंक्शनड करिकुलम। सैंक्शन करिकुलम से क्या मुराद है? करिकुलम बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी, कि जब हमारा करिकुलम जो सोशल नीड्स के मुताबिक बनाया जाएगा, सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए, तो उसको हम सैंक्शन करिकुलम कहते हैं। परसीव्ड करिकुलम क्या है? परसीव्ड करिकुलम से मुराद ये है कि जो एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारी सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी के अंदर काम करने वाले डिफरेंट लोग हैं, वो जैसा करिकुलम चाहते हैं, उनके माइंड में है जी करिकुलम ऐसा होना चाहिए जैसा वो चाहेंगे, उनकी डिजायर के अकॉर्डिंग। जो एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर करिकुलम हमारा एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग होगा तो उसको हम कहेंगे परसीव्ड करिकुलम। थिंकिंग ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स दैट व्हाट करिकुलम टू बी। ऑपरेशनल करिकुलम क्या होता है? ऑपरेशनल करिकुलम से मुराद है कि जो करिकुलम हम एक्चुअली क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल करिकुलम कहते हैं। उसके बाद इंटेंशनल करिकुलम आ जाता है, द कॉन्शियस इंटेंशंस ऑफ करिकुलम व्हाट वी वांट टू टीच इन क्लास, के जो कॉन्शियस इंटेंशंस होती है कि हम क्लास में भाई पढ़ाएंगे क्या। समटाइम ये होता है ना कि टीचर कह देता है जी ये 5वां चैप्टर गैर है, मैं ये हमने नहीं पढ़ना, तो कॉन्शियसली जो चीजें हम छुड़वा रहे होते हैं और जो चीजें हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, हम पढ़ाना चाह रहे होते हैं कि हमने सिर्फ यही चीजें पढ़ानी है, इतने ही चैप्टर करवाने हैं, तो इंटेंशनली जो हम काम कर रहे होते हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल करिकुलम। द कॉन्शियस इंटेंशंस ऑफ करिकुलम व्हाट वी वांट टू टीच इन क्लास, की जो चीजें हम क्लास में पढ़ाना चाह रहे हैं। हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम से मुराद है कि ये हिडन करिकुलम का एमसीक्यूज भी आता है भाई इसमें पेपर के अंदर। तो हिडन करिकुलम क्या होता है कि ऐसा निसाब जो आपकी किताबों का या आपके निसाब का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज टीचर क्लास में करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पे टीचर आपको इखलाकियात का दर्स देता है क्लास में, तो इखलाकियात का दर्स देना आपकी किसी किताब में नहीं है, आपके निसाब के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन टीचर फिर भी आपको इखलाकियात सिखाता है। टीचर फिर भी कहता है नमाज पढ़ के आया करो यार, टीचर फिर भी आपको कहता है माँ बाप की खिदमत किया करो। या जो हमें, मैंने आपको एक आगे एग्जांपल दी थी, हमारे टीचर्स हमें पूरे शहर में घुमाते थे, कचरा वो हमसे उठवाते थे, तो वो कचरा उठाना क्या था? वो हिडन करिकुलम का हिस्सा था, कि ऐसी चीजें जो निसाब का हिस्सा ना हो लेकिन टीचर उनको अनऑफिशियली साथ साथ बच्चों के अंदर वो अच्छी आदतें जो डेवलप करने के लिए जो काम करवाता है, जो एक्टिविटीज करवाता है, उसको हम हिडन करिकुलम कहते हैं। रिकमेंडेड करिकुलम क्या है? रिकमेंडेड करिकुलम जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड करें कि इन बच्चों के लिए ये करिकुलम जरूरी है, जो एजेंसीज रिकमेंड करें, वो उसको हम रिकमेंडेड करिकुलम कहते हैं। करिकुलम दैट रिकमेंडेड बाय द एक्सपर्ट्स, रिफॉर्म्स, कमीशंस, एजेंसीज एंड प्रोफेशनल एसोसिएशंस, के ये जो लोग रिकमेंड करें कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देते हैं? रिकमेंडेड करिकुलम कहते हैं। तो रिकमेंडेड करिकुलम के बाद हमारे पास आ जाता है रिटन करिकुलम। रिटन करिकुलम क्या है जी? करिकुलम दैट प्राइमरली फोकस्ड ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम, कि जो आपका एजुकेशनल प्रोग्राम है, आपने निसाब के अंदर सिर्फ उसी प्रोग्राम के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कंटेंट शामिल करना है। यानी कि जो आपने एजुकेशनल प्रोग्राम बना लिया, मिसाल के तौर पे एमए एजुकेशन की बात करते हैं, तो एमए एजुकेशन के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं या इसके जो एम्स हैं,
आपने इस एजुकेशन के निसाब के अंदर उन्हीं गोल्स और एम्स को देखते हुए, कोई हिडन नहीं, कोई रिकमेंडेड नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपने इसके एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखना है और उसी के मुताबिक लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपने शामिल करने हैं। तो इसको हम कहते हैं रिटन करिकुलम। सपोर्टेड करिकुलम क्या होता है? सपोर्टेड करिकुलम निसाब पढ़ाने के लिए, किताबें पढ़ाने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, जो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं, उसको सपोर्टेड करिकुलम कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो जो गवर्नमेंट स्कूल में जो किताबें आती हैं, पीबीटी, जो इसके पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से किताबें आती हैं, उन किताबों के साथ किताबें बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन हर किताब के अगेंस्ट एक टीचर मैनुअल भी डेवलप किया जाता है। यानी कि 5वीं क्लास की उर्दू की किताब आई तो 5वीं क्लास का उर्दू का टीचर मैनुअल भी एक डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है। उस टीचर मैनुअल में ये बताया जाता है कि भाई आपने ये 5वीं क्लास की उर्दू की किताब पढ़ानी कैसे है, और वो टीचर मैनुअल किन लोगों के लिए बनाया जाता है? जिन लोगों ने, जिन टीचर्स ने उस 5वीं क्लास की उर्दू को पढ़ाना है, उनके लिए 5वीं क्लास की उर्दू का टीचर मैनुअल बनाया जाता है, ताकि वो टीचर्स उसको पढ़े कि इस किताब को कैसे पढ़ाना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सपोर्टेड करिकुलम कहते हैं। जो करिकुलम पढ़ाने के लिए जो सपोर्टेड चीजें हैं, जो मैनुअल्स हैं, उसको हम सपोर्टेड करिकुलम कह रहे हैं। करिकुलम दैट डेवलप अकॉर्डिंग टू एलोकेटेड रिसोर्सेज सच एज टाइम, टेक्स्ट बुक, टीचर मैनुअल, एकेडमिक कैलेंडर एटसेट्रा। तो टॉट करिकुलम क्या होता है? टॉट करिकुलम दैट एक्चुअली डिलीवर्ड इन क्लासरूम। कि टॉट करिकुलम और पीछे हमने एक पढ़ा ये ऑपरेशनल करिकुलम, ये तकरीबन सेम ही है, ये दोनों सेम है, टॉट करिकुलम और ऑपरेशनल करिकुलम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाती है, जो मेरा ख्याल इस स्लाइड का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के एलिमेंट्स कितने हैं, करिकुलम के अनासर कितने हैं? तो करिकुलम के 4 एलिमेंट है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता होता है। करिकुलम के कितने एलिमेंट्स हैं ये आपने याद रखना है। करिकुलम के 4 एलिमेंट है। सबसे पहले हम निसाब की क्या करते हैं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं। हम एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि इस निसाब के हमारे एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन मकासद को देखते हुए हम कंटेंट या टॉपिक या लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को देखा। एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स की रेलेवेंसी रखते हुए हम कंटेंट और टॉपिक अपने डिसाइड करते हैं। फिर उन टॉपिक्स को देखते हुए हम अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी सेट करते हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी में पेडागोजी और एंड्रोगोजी आ जाती है, यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी में हम पेडागोजी और एंड्रोगोजी रखते हैं। पेडागोजी बच्चों को पढ़ाने का इल्म होता है, एंड्रोगोजी कहते हैं जो अडल्ट्स को पढ़ाने की जो टेक्निक्स हैं। तो एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए। ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए कंटेंट डेवलप किया। कंटेंट को देखते हुए हमने टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया कि हमने किस किस्म के कंटेंट के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है। फिर हम क्या करेंगे? एट द एंड हम एवेल्युएशन करेंगे। हम ये भी पता चलाएंगे, हमारे एवेल्युएशन सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। एवेल्युएशन हमें यहाँ पर ये भी बता रही है कि क्या टीचिंग मेथडोलॉजी सही थी या नहीं सही थी। वैल्यूएशन हमें ये भी बता रही है कि जो हमने टॉपिक रखे हैं वो सही थे या नहीं थे। वैल्यूएशन हमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बता रही है क्या वो सही थे या नहीं सही थे। ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम हैं। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम के बाद हमारे पास आ जाती हैं फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में देयर आर 4 बेसिक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। निसाब साजी करते वक्त हम उसकी कुछ बुनियादें होती हैं, कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो सबसे पहले हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशन होती हैं, फिर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस होती हैं, फिर साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस है, और एट द एंड इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं। अब ये फिलोसॉफिकल जो फाउंडेशन है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से क्या मुराद है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से ये मुराद है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी जिस सोसाइटी के लिए आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं उसका नजरिया हयात क्या है, उनकी उसके बिलीव्स क्या हैं। तो हमने निसाब के अंदर अपने बिलीव्स को रखना है, अपने बिलीव्स को देखना है, अपनी आइडियोलॉजी को देखना है, अपनी वैल्यूज को देखना है। तो ये क्या आ जाता है? फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। अगर हमारा जो निसाब है वो ऐसा होगा जो हमारी बेसिक आइडियोलॉजी के कॉन्ट्रेरी होगा, उसके अगेंस्ट होगा, या हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसकी वो कॉन्ट्रडिक्शन रखता होगा, तो वो फिर बच्चे उसको नहीं पढ़ सकेंगे।
ठीक है। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ये हमारी आइडियोलॉजी के मुताबिक करिकुलम होना चाहिए। उसके बाद सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, निसाब ऐसा होना चाहिए जो आपकी सोशल नीड्स को भी पूरा कर रहा हो। निसाब ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को उनकी सोसाइटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा हो, जिनको उनको बता रहा हो कि सोसाइटी में आप अपनी कौन सी नीड्स कहाँ से पूरी कर सकते हैं, कौन सी नीड आप किस इदारे से पूरी कर सकते हैं, सोशल एडजस्टमेंट सिखा रहा हो निसाब। तो साइकोलॉजिकल नीड से क्या मुराद है? साइकोलॉजिकल नीड से मुराद ये है कि निसाब साजी करते वक्त, निसाब बनाते वक्त हमें इस चीज का खास ख्याल रखना है कि बच्चों के इंटरेस्ट क्या हैं, बच्चों को क्या चीज पढ़ानी चाहिए, किस उम्र के बच्चों की जहनी इस्तेदाद क्या है, बच्चों का जो डेवलपमेंटल लेवल है वो क्या है, और उस किस्म के बच्चों के लिए कौन सी एक्टिविटीज होंगी, कितना को निसाब होगा, कितना को हमने रीडिंग मटेरियल करवाना है, कब, किस वक्त, और कौन पढ़ाएगा बच्चों को और क्या पढ़ाएगा। ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाता है? साइकोलॉजिकल बेसिस के अंदर आ जाता है। इकोनॉमिक बेसिस के अंदर हम देखते हैं कि निसाब ऐसा होना चाहिए, यानी कि ऐसा निसाब बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिस निसाब को पढ़ने के बाद बच्चे कल न कल वो अपनी इकोनॉमी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकें, वो खुद कफील भी हो सकें, वो मुआशी तौर पे अपने हालात को भी बेहतर बना सकें, वो रोजगार भी हासिल कर सकें। तो ये क्या है? ये हमारी इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ जो है करिकुलम है। ये हमारा ये वाला फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस करेंगे। सेशन भी हमारा खत्म होने वाला है, तो इसमें भी आप क्वेश्चन करें, दूसरे आपके सेशन में भी आप क्वेश्चन कीजिएगा।